हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैम के सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुपद चैप्टर के, पॉलिनोमियल चैप्टर के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज स्टार्ट हम करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर होने वाला है। देखिए दोस्तों, किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो लेक्चर होता है उसका, स्टार्टिंग के दो लेक्चर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं लेक्चर्स में चैप्टर की बेसिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो मेरी राय यही है आपसे कि कहीं भी किसी से भी आप क्लास लें तो स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर आप ज़रूर देखें। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक, गौर से एक एक चीज़ को समझते हुए लेक्चर को देखें। थोड़ी भी गलती ना करें। इधर उधर क्या करते हैं हम लोग, वीडियो चलाकर बैठ जाते हैं और फिर इधर उधर बातें करते हुए पढ़ते हैं। ऐसे समझ में नहीं आता है। पूरे फोकस के साथ हमें पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। और लेक्चर जो ऑनलाइन आप लोग लेते हो, जो वीडियो आप लेते हो, उसकी तो बात ही अलग है। अगर एक बार आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वापस उसको बैक करके वापस से देख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में एक क्लास निकल गई तो फिर वो निकल ही गई, उसके बाद में वो क्लास आपकी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर नंबर 2 के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बहुपद की परिभाषा के बारे में कि बहुपद होता क्या है। हम चैप्टर पढ़ के निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि बहुपद होता क्या है, क्या उसकी परिभाषा होती है, एक्चुअल में डिफाइन बहुपद को किस तरीके से किया जाता है, हम कैसे पता करें कि कौन तो बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो इसके बारे में समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उन बेसिक चीज़ों को मैं पहले बताऊंगा आप लोगों को, तो बारीकी से एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आप बहुपद को देखकर केवल बता सकते हो कि कौन सा तो बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा लिखने से पहले बहुपद के बारे में जानने के लिए हमें किन किन चीज़ों के बारे में और पता होना चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखो, बहुपद होता क्या है, एक बार मैं आप लोगों को परिभाषा इसकी बता देता हूँ। बहुपद बोल के बता रहा हूँ। बहुपद होता है कि ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक, ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। उस बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद। अब यहाँ पर देखिए, एक बार मैं यहाँ पर परिभाषा इसकी लिखता हूँ, उसके बाद में इसमें कौन कौन सी नई चीज़ें इस्तेमाल हुई है उनके बारे में हम बारीकी से बात करेंगे। देखो, बहुपद की परिभाषा होती है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चरों की घात, जिसमें उपस्थित चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, जिसमें उपस्थित चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या हो बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो देखो क्या है इस परिभाषा का मतलब, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा और नहीं आया इसीलिए तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर हूँ। तो देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक, अब सबसे पहले दिमाग में सवाल तुरंत उठना चाहिए कि भाई ये बीजीय व्यंजक होता क्या है।
हमें पता ही नहीं है, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं बीजीय व्यंजक है क्या चीज़, है क्या भला, समझ में ही नहीं आ रहा। बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर क्या होता है, उसके बाद में पूर्ण संख्या क्या होती है। जिसने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा उसको तो पता है पूर्ण संख्या होती क्या है, जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसको हम पूर्ण संख्या कह रहे हैं। लेकिन ये बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर क्या होते हैं, बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे चर के बारे में और अचर के बारे में। देखो चर और अचर क्या होते हैं। चर वो गणितीय राशियां होती है जिनका मान हमें पता नहीं होता या जिनका मान बदलता रहता है, जिनका कोई फिक्स मान हमें नहीं पता या जिनका मान लगातार बदलता रहता है, उनको हम क्या कह देते हैं, चर कह देते हैं। और चरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, a b एक्सेट्रा etc आदि, इनसे हम चरों को प्रदर्शित करते हैं या चर को इनसे हम प्रदर्शित डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इसको देखो अचर क्या होता है। अचर वे गणितीय राशियां होती है जो हमेशा फिक्स होती है, जो कभी बदलती नहीं है। जैसे मैथ्स के नंबर है, मैथ का 2 हमेशा 2 रहेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा, 100 हमेशा 100 ही रहेगा। तो मैथ का कोई भी नंबर क्या होता है, एक अचर होता है। मैथ के किसी भी नंबर को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और जिनका मान हमें नहीं पता होता उनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, अब इसका मान बदलता रहता है, या फिर हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि चर वे राशियां होती है जो बदलती रहती है, अचर वे राशियां होती है जो कभी बदलती नहीं है। चरों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, जबकि अचरों को हम किसी से भी नहीं दर्शाते। नॉर्मल अगर दर्शाना भी हो तो हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c इनसे दिखा देते हैं या वहाँ लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम अचरों को दिखाते हैं तो वहाँ लिखना पड़ता है हमें, जहाँ a b c हम दिखाएंगे। बहुपद, द्विघात बहुपद का जब हम क्या लिखेंगे, मानक रूप लिखेंगे, उसका व्यापक रूप लिखेंगे, जनरल फॉर्म उसकी जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर हम दिखाएंगे, जैसे द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर नहीं आता बहुपद में। देखो तो a, b और c हम दिखाते हैं कि जहाँ a, b और c क्या है, अचर है। ठीक है, तो अचरों को हम नॉर्मल मैथ्स में जो नंबर्स होते हैं वो अचर होते हैं, गणित में जो संख्याएं होती है वो अचर होती है। ठीक है, चरों का मान हमें नहीं पता होता है, ये बदलते रहते हैं। अब कैसे बदलते रहते हैं इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कोई भी एक समीकरण लेंगे और उस समीकरण से हम समझेंगे कि चर लगातार कैसे बदलते रहते हैं। देखो जैसे हमारे पास कोई समीकरण है x बराबर y प्लस 2, x बराबर y प्लस 2, x इज इक्वल्स टू y प्लस 2, हमारे पास एक समीकरण है, एक इक्वेशन है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि चर कौन है, x है और कौन है, y है। चर कौन है, x है और कौन है, y है। अब ये बदलते कैसे हैं देखना, ये 2 अचर है, आपको दिख रहा होगा जो 2 दिख रहा है ये क्या है, अचर। ये कभी बदलेगा नहीं। कैसे नहीं बदलेगा, देखो जब हम यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, y का मान जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 बराबर कितना मिलेगा, 2। जब हम y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर y का मान 1 रखो, 1 प्लस 2 बराबर कितना मिलेगा, 3। जब हम y का मान 2 रखेंगे तो x बराबर y की जगह 2 रखो, 2 प्लस 2 बराबर कितना मिलेगा, 4। जैसे जैसे हम y का मान रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें x का मान मिलता जाएगा। फिक्स है क्या, x का मान नहीं है। इसमें 2 मिल गया, इसमें 3 मिल गया, इसमें 4 मिल गया। यहाँ भी y का मान फिक्स है क्या, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो चरों के मान कभी फिक्स नहीं होते, बदलते रहते हैं। इसीलिए तो इनको क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, और इनको हम अचर यानी कि कांस्टेंट कहते हैं। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा चर और अचर क्या होते हैं। चर बदलते रहते हैं और अचर बदलते नहीं हैं। ठीक है, अब चर और अचर की परिभाषा के बाद में अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। ये जो शब्द हमारे पास आया है इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है,
इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है। देखो चर और अचर के बारे में हमें पता है। बीजीय व्यंजक को ध्यान रखने के लिए एक नया शब्द और हमारे पास आएगा जिसको हम बोलते हैं गणितीय संक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। मैथ्स में अगर गणितीय संक्रियाओं की हम बात करें तो मोस्टली 4 होती है, ज़्यादातर जो विशेष रूप से हमारे काम आती है वो 4 होती है। प्लस होती है, माइनस होती है, गुणा और क्या होता है, भाग। इनको हम क्या बोलते हैं, संक्रियाएं बोलते हैं। आगे की क्लासों में और भी संक्रियाओं के बारे में तुम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि गणितीय संक्रियाओं की अगर हम बात करें तो प्लस गुणा, प्लस माइनस गुणा और भाग की बात कुल मिला के वहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो गणितीय संक्रियाएं आपको पता लग गया। गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, इन चिन्हों को हम गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं। चर और अचर के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में। तो सुनना ध्यान से, बीजीय व्यंजक क्या होता है, मैं परिभाषा लिख रहा हूं एक बार उसके लिए। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक ऐसा गणितीय संबंध जो चर तथा अचरों के बीच में गणितीय संक्रिया लगाने से प्राप्त होता है, उस गणितीय संबंध को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। लिखो ध्यान से, ऐसा गणितीय संबंध, ऐसा गणितीय संबंध, ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन, ऐसा गणितीय संबंध जो चर तथा अचरों के बीच, जो चर तथा अचरों के बीच, चर तथा अचरों के बीच गणितीय के बीच गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं या संक्रिया लगाने से, गणितीय संक्रियाएं लगाने से प्राप्त होता है, लगाने से प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राप्त होता है, उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है, उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है, बीजीय व्यंजक कहा जाता है। देखो मुझे पता है 100% लोगों को समझ में आया होगा। देखो जिसने ध्यान से देखा है चीज़ों को तो समझ में आया होगा। ऐसा गणितीय संबंध, संबंध किसको कह रहे हैं हम लोग, जो चर तथा अचर। देखो संबंध क्या होता है, कुछ भी चर लिख दो, x लिख दो, इसके बीच में कोई भी अचर लगा दो, 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इनके बीच में कोई भी संक्रिया अगर हम लगा दें, यानी प्लस लगा दें, तो ये पूरा क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। 2 और x के बीच में अगर गुणा का चिन्ह लगा दें तो ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। इसको हम 2x नॉर्मल भी लिख सकते हैं। 2x का मतलब 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। जिसके बीच में चिन्ह नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब उसके बीच में गुणा, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 गुणा x को हम 2x भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। 2 डिवाइड बाई x हम लिख दें तो ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। या 2 माइनस x हम लिख दें तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो आई होप समझ में आया होगा बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक के लिए 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या होना चाहिए, एक तो चर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए और उनके बीच में कोई भी गणितीय संक्रिया होनी चाहिए। तो उस गणितीय संबंध को हम क्या कह देते हैं, बीजीय व्यंजक कह देते हैं। अपन जो भी लिखते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखकर बताऊं आप लोगों को, x² अपॉन में y की पावर -3 प्लस 4 माइनस z की पावर -100, ये सब क्या है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और उनके बीच में कोई भी गणितीय संक्रिया होनी चाहिए। वो सभी के सभी क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। देखो सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है। पहले मैंने चर और अचर समझाए हैं। चर क्या होते हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं, जिनका मान कंसिस्टेंट बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, लगातार बदलता रहता है, उनको हम चर कह रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अपन उनको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और अचर क्या होते हैं, जिनका मान बदलता नहीं है,
उसके बाद में हमने देखा गणितीय संक्रियाएं, प्लस माइनस गुणा और भाग जो मैथ्स में होते हैं उनको हम गणितीय संक्रियाएं कह देते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो ऐसा गणितीय संबंध जो चर तथा अचरों के बीच में गणितीय संक्रिया लगाने से प्राप्त होता है, उस गणितीय संबंध को हम क्या कह रहे हैं, बीजीय व्यंजक कह रहे हैं। तो गणितीय संबंध का मतलब ये रिलेशन लिखा हुआ है ना, उसको हम गणितीय संबंध वो बीजीय व्यंजक कह रहे हैं। ध्यान रखना बराबर का चिन्ह नहीं आता, बीजीय व्यंजक या व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं आता। बराबर का चिन्ह आते ही तो वो समीकरण बन जाएगा। समीकरण अलग चीज होती है, बीजीय व्यंजक अलग चीज होता है, और बहुपद एक बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन वो एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। अभी मैं समझाऊंगा। बीजीय व्यंजक में हम चिन्ह नहीं लगाते, किसका, बराबर का, ध्यान रखना। तो सुनना ध्यान से, बीजीय व्यंजक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है मेन, बहुपद, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है पॉलिनोमियल। क्या होता है इसका मतलब, सुनना ध्यान से। देखो, इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। देखो अभी अपन मिटा देते हैं इसको, सुनना ध्यान से। अब बीजीय बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में अपन बात करते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात या चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो। एक शब्द और आया है हमारे पास, पूर्ण संख्या, जिसको नहीं पता हो बता देता हूँ। 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि x² + 2x + 3y की पावर 5, ये एक बीजीय व्यंजक है। इसी तरीके से अगर कोई भी अपन बीजीय व्यंजक और ले लें, x/y + 3x की पावर 5, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इसी तरीके से हम लोग ले लें रूट में 2 और बाहर लग रहा है x² + 3y की पावर 5 और +5, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। और हम ले लेते हैं एक एग्जांपल कि हमारे पास है कि यहाँ पर है √x + 3x² + y, ये भी एक हमारे पास बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और हम अगर और एग्जांपल लेना चाहते हो तो x की पावर -5 है, +3 है, प्लस क्या है 3x की पावर 4 है, +6 है। और एग्जाम्पल अपन मन मर्जी से, अपनी मर्जी से लेना चाहें तो और भी ले सकते हो, तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल्स है ना। मैं उन एग्जाम्पल्स को ले रहा हूँ यहाँ पे, जो इनको हम समझेंगे ना तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, कौन बहुपद होता है कौन नहीं होता, ये भी इन्हीं एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सोच समझ के एग्जाम्पल्स लिए हैं अपन ने, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। x की पावर 5/2 + 3x³ -4x², ठीक है, ये हम एक एग्जाम्पल और यहाँ पर ले सकते हैं। और नॉर्मल हम बात करें तो 2x + 3, ये भी एक ले सकते हैं, और केवल x भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने लिए 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। हम बात करेंगे, सबसे पहले तो समझेंगे कि बहुपद होता क्या है, और उसके बाद में हम ये बात करेंगे कि बहुपद को हम पहचाने कैसे, कि बहुपद कौन तो है और कौन नहीं है। तो देखो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चरों की घात, चर देखो इसमें ये रहा चर और ये रहा, ठीक है, जिसमें उपस्थित चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3, एक फिक्स नंबर आना चाहिए। ना तो घात नेगेटिव हो सकती है, मतलब ऋणात्मक हो सकती है, घात ना तो माइनस में आ सकती है, ना ही घात बटे में या फिर पॉइंट में आ सकती है। ध्यान रखना, घात एक फिक्स नंबर होना चाहिए, चरों यानी कि वेरिएबल्स की पावर एक फिक्स नंबर आना चाहिए। पॉइंट्स में अगर पावर दिख गया तो वो बहुपद नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। किसी चर की घात अगर बटे में दिख गई तो भी वो बहुपद नहीं होगा, और किसी चर, किसी वेरिएबल की पावर अगर हमें माइनस में दिख गई, पॉइंट में दिख गई, बटे में किसी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में अगर दिख गई, तो वो सब क्या नहीं होंगे, वो बहुपद नहीं होंगे। तो बस इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।
ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कि कौन तो बीजीय व्यंजक है और कौन बीजीय व्यंजक नहीं है। देखिए इधर यहाँ x है, चर है, चर की घात देखो 2, क्या पूर्ण संख्या में आता है क्या? बिल्कुल आता है। माइनस तो नहीं है, नहीं है। बटे में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पॉइंट में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तो कोई गड़बड़ हो नहीं रहा। आगे देखो, यहाँ वेरिएबल यानी कि चर की घात कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 1 पूर्ण संख्या में आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ भी तक भी सही है। यहाँ देखो चर की घात 5 है, 5 एक पूर्ण संख्या में आता है तो ये भी सही है। मतलब तीनों घातों पर, तीनों जगह जो चर हमें दिख रहे हैं उन तीनों जगह जो भी घात है वो सबकी सब पूर्ण संख्या में आती है। इसका मतलब ये पूरा की पूरा बीजीय व्यंजक जो होगा ये क्या होगा? हमारे पास बहुपद होगा। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया, मुझे पता है आप लोगों को। चलिए इसको देखते हैं, क्या ये बहुपद है क्या? देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ देखो और यहाँ y है। यहाँ देखो x की घात 5 है, 5 पूर्ण संख्या में आता है, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 पूर्ण संख्या में आता है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब तुम कहोगे कि y की घात कुछ नहीं है तो 1 आता है, 1 भी पूर्ण संख्या में है, इसका मतलब ये तो बहुपद हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे अगर हमारे पास चर आ जाए, बटे में अगर हमारे पास चर आ जाए तो उसको हमें ऊपर ले जाना होता है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा, पावर कितनी है इसकी? 1 है। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x की घात 1 और y की घात 1 ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की, प्लस 3x की पावर 5। चर की घात क्या आ गई? नेगेटिव। माइनस का 1 क्या पूर्ण संख्या में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब ये बहुपद ही नहीं है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। आगे देखिए, ये बहुपद है क्या? इसको चेक करो। x की घात यहाँ पर देखो 2, कोई गड़बड़ नहीं है। 2 बहुपद इसमें आता है, पूर्ण संख्या में काम चल रहा है अपना। इसको देखो y की घात 5, क्या पूर्ण संख्या में है क्या? बिल्कुल है, और तो चर है ही नहीं। तो दोनों ही जो चर हैं हमारे पास, दोनों की घातें जो हैं वो दोनों ही पूर्ण संख्या में आ रही है। इसका मतलब ये पूरा जो व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, ये क्या होगा? हमारे पास बहुपद होगा। ये बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं है। आगे और ट्राई करते हैं। देखो यहाँ देखो, y की घात कुछ नहीं है, 1 है, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ देखो x की घात 2 है, पूर्ण संख्या में आता है, यहाँ तक भी हमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखो x की घात कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन x रूट में आ रहा है। x किस में आ रहा है? रूट के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर एक ध्यान से सुनना एक बात जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या है वो? सुनो ध्यान से। अगर कोई चर या कोई भी नंबर पर अगर रूट आ जाता है तो उसका मतलब होता है, जैसे रूट 2 पर रूट आ गया, इसका मतलब 2 की घात 1/2 होती है। 2 की घात कितनी होती है? 1/2। 3 पर रूट आ गया, इसका मतलब 3 की घात कितनी होती है? 1/2। y पर रूट आ गया, इसका मतलब y की घात कितनी होगी? 1/2। x पर रूट आ गया, इसका मतलब x की घात कितनी होगी? 1/2। 1/2। ध्यान रखना, हमें केवल चर से मतलब है। हमें किससे मतलब है? चर से। अचर की घात अगर माइनस में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, या फिर डिवाइड यानी कि फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल देखना है चर को। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेकर मैं समझा दूंगा। केवल हमें चर को देखना है। चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अचर की घात तो कुछ भी हो चलेगा, केवल चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ देखो चर है, इसकी घात रूट है, इसका मतलब घात कितनी है? 1/2। क्या ये पूर्ण संख्या में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखो x है, x की घात 4 है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो x की घात -5 है, क्या -5 पूर्ण संख्या में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ देखो
x की घात 5/2 आ गया। 5/2 आता है क्या? नहीं आता। तो इसका मतलब ध्यान से देखना, एक चीज समझना तुम लोग, 5/2 का मतलब 5 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 2.5। अरे कितना मिलेगा? 2.5। पॉइंट में मिला ना रिजल्ट, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं हुआ, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट में मिल गया 2.5, घात 2.5 आ रही है चर की, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या में है ही नहीं है, तो बहुपद नहीं हुआ। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आपको गुमराह करने के लिए, देखो कई चीजें होती है जो दिखती आसान है लेकिन उनमें देता भी आसानी हो, लेकिन हम क्या ओवर एक्साइटेड होकर उन चीजों को गलत कर देते हैं, आसान होती है। अब मैंने बताया कि पावर जो है भिन्न के रूप में, घात के रूप में, बटे में कोई संख्या दिख जाए घात में अगर किसी चर की, तो वो बहुपद होगा ही नहीं। लेकिन अब वो थोड़ा सा खेलेगा आपके साथ। आपको ये तो पता है कि बटे में आते ही वो बहुपद नहीं होता, लेकिन वो आसान चीज देगा। तुम लोगों को क्या देगा? तुम लोगों को दे देगा x की पावर 8/4 प्लस x² प्लस 3। बताओ बहुपद है क्या? बताओ बहुपद है क्या? अब तुम क्या करोगे? तुम देखोगे भाई साहब x की घात बटे में आ गई, और बटे में आते ही तो तुम हो जाओगे बावड़े। बटे में आते ही तो क्या करोगे? अरे ये तो बहुपद है ही नहीं, आंख बंद कर। अरे इतना भी आसान सवाल थोड़ी ना पूछना था, हम तो इंटेलिजेंट हैं। तो यही तो गड़बड़ करते हैं हम लोग। उसने तुम्हारा माइंड, या तुम कितनी जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो, या कितना तुम दिमाग लगा पाते हो, यही तो चीज़ें देखता है एग्जामिनर। अब वो बटे में है, लेकिन क्या तुमने ऑब्जर्व किया 8 में जब 4 का भाग देते हैं तो कितना मिलता है? 2। अरे ये बटे में होकर भी बटे में नहीं है, इसका मतलब 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 मिलेगा, x² प्लस x² प्लस 3 ये मिला। अब बताओ बहुपद है क्या? बिल्कुल है, जबकि तुम क्या कर रहे थे? इसको बहुपद ही नहीं बता रहे थे। हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से हमें ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, चीज़ों को ध्यान से समझना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। 1 नंबर के क्वेश्चंस में वो लॉजिक डालता है, हल्का फुल्का डालेगा, और 1 नंबर के क्वेश्चंस ही घुमाता है एग्जामिनर। बड़े क्वेश्चंस तो एज इट इज उठ के आते हैं एग्जाम के अंदर, छोटे क्वेश्चंस के अंदर ही वो थोड़ा सा आपका दिमाग चेक करेगा, है ना, 1 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और ज़्यादा और एक्साइटेड नहीं होना है। यहाँ देखो ये बहुपद है क्या? बिल्कुल है। अरे 2x की घात 1 है, पूर्ण संख्या में आती है। नॉर्मल x है, x की घात 1 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये भी बहुपद है। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया है बहुपद क्या होता है, किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है, और किस तरीके से हम पहचानते हैं कि कौन तो बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। जिसको भी ये परिभाषा उतारनी है उतार सकते हैं। अभी तो मैंने इसमें बिल्कुल ऐसे सब्जी मंडी कर दी है, तुम स्टार्टिंग में जब देख रहे थे तो वहाँ से इसकी परिभाषा तुम उतार सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात होती क्या है, किस तरीके से हम पहचानें कि कौन से बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुपद की घात है क्या। तो देखो मैं इसकी परिभाषा एक बार लिख देता हूं, उसके बाद इसके बारे में अपन समझेंगे एग्जाम्पल लेकर। बहुपद की घात होती है कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, उस बहुपद की घात कहते हैं। देखो क्या है परिभाषा बहुपद की घात की, कि कोई भी बहुपद है हमारे पास, मान लो कोई बहुपद लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन बात करें जैसे 2x² प्लस 3y³ प्लस 4x की पावर मान लो 5 है। इसमें बताओ, और प्लस 6 और लिख लो। ठीक है, इसमें बताओ कि बहुपद की घात क्या है। तो बहुपद में हमें देखना है कि बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है। तो देखो यहाँ पर चर की अधिकतम घात मतलब यहाँ पर घात की अगर अपन बात करें तो 2 है, यहाँ कितनी है 3 है, यहाँ कितनी है 5 है। तो 2, 3 और 5 में सबसे ज़्यादा क्या है 5 है। तो इसका मतलब इस कंप्लीट बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी 5 होगी।
कितनी घात का बहुपद होगा ये? 5 घात का बहुपद होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा एक ही बार में। देखो बहुपद की घात इतनी मुश्किल नहीं है कि किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे ज़्यादा घात आपको दिख जाए उस घात को हम क्या कह देते हैं? बहुपद की घात कह देते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल है 2x² y² प्लस 3x⁴ प्लस 5y की पावर कुछ ले लो y⁴। अब तुम बताओ, एक काम करते हैं, यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब समझो, मुझे बताओ यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुपद की घात होती है कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम क्या कह रहे हैं? बहुपद की घात कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए चर कौन कौन है, यहाँ देखो चर की घात कितनी है? 2 है। यहाँ कितनी है? 3 है। यहाँ कितनी है? 2 है। और यहाँ भी कितनी है? 2 है। अब तुम कहोगे कि 3 है, 3 घात का बहुपद हो गया है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ देखो एक ही साथ में 2 चर आ गए, वो भी गुणा में है। एक ही साथ में 2 चर हैं, गुणा में हैं। जब एक ही साथ में 2 चर हो और गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है। उनकी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यानी कि ये कितनी घात का बहुपद होगा? इसकी घात 2 और इसकी घात 2, तो टोटल कितनी घात हो गई? 4। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अब मुझे बताओ 4, 2 और 3 में से कितनी घात ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो कितनी घात का बहुपद हुआ ये? 4 घात का बहुपद हुआ। इस तरीके से हम बहुपद की घात को पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पहचानते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो हम बहुपद के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बहुपद के टाइप्स अगर अपन बात करें जनरली तो मोस्टली हमारे 3 काम आते हैं। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद जिसे लीनियर पॉलिनोमियल इंग्लिश में अपन बोलते हैं, द्विघात बहुपद जिसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और त्रिघात बहुपद जिसको अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। होते क्या हैं? देखो सिंपल सी बात है, रेखिक बहुपद क्या होता है? एक घात के बहुपद को हम क्या कह रहे हैं? एक घात के बहुपद को हम रेखिक बहुपद कह देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं। यानी कि अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ देखो द्विघात बहुपद क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि अगर किसी बहुपद में अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, यानी कि 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कह देंगे? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और सिंपल सी बात है, त्रिघाती बहुपद में 3 घात वाले बहुपद को, यानी कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो जाएं तो उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ त्रिघाती बहुपद, रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के कोई भी एग्जाम्पल अभी हमने लिए नहीं है। यहाँ देखो रेखिक बहुपद की अगर अपन बात करें तो x + y + 3 एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, और द्विघात बहुपद की अगर अपन बात करें तो 2 घात होनी चाहिए मैक्सिमम, x² + y² + 3x + 4, ये एक क्या है? द्विघात बहुपद है। लेकिन एक चर में नहीं है, ये 2 चरों में द्विघात बहुपद है। हम ज़्यादातर एक चर के द्विघात बहुपदों की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक चर का अगर अपन बात करें जैसे कि x² + 2x + 3, ये क्या है? एक ही चर में द्विघात बहुपद है। अरे चर की अधिकतम घात 2 ही तो है, यहाँ भी कितनी है? 2 है, तो द्विघात बहुपद है दोनों। ठीक है, लेकिन ये 2 चरों वाला द्विघात बहुपद है क्योंकि 2 अलग अलग चर आ रहे हैं। यहाँ 2 जगह चर दिख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन दोनों एक ही है, तो ये एक ही चर वाला बहुपद हुआ। यहाँ दोनों अलग अलग टाइप के चर हैं, तो ये 2 चरों वाला क्या हुआ? बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है, चर एक ही टाइप का हो तो वो एक ही चर वाला द्विघात वो बहुपद होता है, और चर अलग अलग टाइप हो, मान लो 3 टाइप के चर हो तो 3 अलग अलग चरों वाला वो बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, त्रिघात बहुपद की अगर अपन बात करें तो 3x³ + 2x² + 3x + 4, ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। नॉर्मल हम 3x³ भी लिख देंगे ना तो भी ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। नॉर्मल हम x² लिख देंगे तो भी ये क्या है? द्विघात बहुपद है। और नॉर्मल हम केवल x लिख दें तो भी ये क्या है?
रेखिक बहुपद है। यानी नॉर्मल सिंगल अगर आ जाए तो जैसे सिंगल x आ जाए तो रेखिक बहुपद हुआ, जरूरी नहीं उसके साथ में कुछ और हो, ऐसा जरूरी कंपलसरी नहीं है। बस पावर जो चर है उसकी घात 1 होनी चाहिए तो रेखिक बहुपद, और चर की अधिकतम घात 2 है तो द्विघात, चर की अधिकतम घात अगर 3 है तो त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने बात कर ली है यहाँ पे बहुपद की घात की, बहुपद के टाइप्स की। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? रेखिक, द्विघात और त्रिघात। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जनरल फॉर्म हमसे पूछा जाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमसे पूछा जाता है, तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। व्यापक रूप या फिर इसको हम मानक रूप भी बोल देते हैं, जनरल फॉर्म, व्यापक रूप या मानक रूप भी हम बोल देते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, बराबर नहीं आता इसमें, ठीक है। जहां हमें लिखना होता है, जहां a बराबर, सॉरी, a b और c क्या है? अचर है। a b और c क्या है? अचर है। मैंने बताया था जहां अचरों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दिखाएंगे तो वहां लिखना पड़ेगा हमें कि a b c क्या है, यहाँ पे अचर है। a b c के अलावा x दिख रहा है, ये सब क्या है? चर है। x जो है a b c के अलावा वो चर की तरह बिहेव कर रहा है, और a b c के बारे में तो साफ साफ लिख ही रखा है उसने कि वो अचर है। इनका मतलब क्या है समझे? अगर अपन a का मतलब, इस a की जगह कोई भी गणित का नंबर आ सकता है। अचर है तो अचर क्या होते हैं? कोई भी गणित का नंबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, यहाँ पे द्विघात बहुपद था ना, एक और लिख देता हूं मैं इधर, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है ना, ये अपने पास द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है? 2, x स्क्वायर एज इट इज है, x भी एज इट इज है। यहाँ 3 का काम, या b किसका काम कर रहा है? 3 का काम कर रहा है। या 3 किसका काम कर रहा है? b का काम कर रहा है। और c का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे 5 कर रहा है। इस तरीके से हम द्विघात बहुपद को मानक रूप में लिखते हैं, ये नोट कर सकते हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नॉर्मल सी। बराबर में 0 नहीं लिखेंगे, अगर बराबर में 0 लिख दिया तो फिर वो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा, बहुपद का नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं आता। ध्यान रखना, बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, अब हम यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ी सी देर में सेकंड के अंदर हो जाएगी वो, एक क्वेश्चन को सेकंड में बस देखकर आप लोग बता दोगे कि इसका हल क्या होगा। ठीक है, उस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, बहुत ही आसान सवाल है। फर्स्ट में क्या दे रखा है इसने कि y बराबर px का ग्राफ नीचे दे रखे हैं। y बराबर px के जितने भी ग्राफ हैं, ये 6 ग्राफ अपने को दे रखे हैं, नीचे अपने को डायग्राम बनाकर दे रखा है। आगे उसने पूछा है कि तो px के शून्यकों की संख्या बताओ। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, हर कोई कर लेता है, बस ये ध्यान रखता है कि x अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है, तो वो उसके हल हो जाएंगे, वो उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बदल दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हमें y बराबर px दे रखा है और px के शून्यक पूछे हैं। y बराबर px दे रखा है, px के शून्यक पूछे हैं, इसका मतलब ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह टच करेगा वो उसके क्या होंगे? शून्यकों की संख्या हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे px के शून्यक पूछा है, इसका मतलब जो ग्राफ है हमारा वो x अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है। ये ग्राफ जो है ये x अक्ष को कहीं पे टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके शून्यक कितने होंगे? 0। ये ग्राफ जो है वो x अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है? एक ही जगह पे टच कर रहा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इस ग्राफ में देखो x अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है? 1, 2 और 3। इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर शून्यकों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी? हमारे पास 3 आएगी। इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? 2, क्योंकि 2 जगह ये टच कर रहा है। इस ग्राफ के अंदर देखिए x अक्ष को 1,
2 3 और 4 जगह पे टच कर रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 4। इसकी अगर हम बात करें तो एक जगह तो यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो इसके भी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना, देख के आंसर देना है। लेकिन अगर इसको अपोजिट कर दे, y बराबर px ना दे के x बराबर py दे दे तो फिर तो फंस जाओगे। अब तुम्हें तो ये पता है कि x अक्ष को जहाँ टच कर रही है, ऐसा क्वेश्चन आते ही x अक्ष को जितनी जगह टच कर रही है वो उसका हल हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। y बराबर px दे दे और px का हल पूछे, या फिर px की जगह आप लोगों को y बराबर x पूछ सकता है और x के शून्यकों की संख्या पूछ सकता है, तो यही पैटर्न फॉलो करना है। यानी कि x अक्ष को जितनी जगह पे ग्राफ टच कर रहा है वो उसके शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। x अक्ष को जितनी जगह पर ग्राफ काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएगी। कब? जब y बराबर px दे और px के शून्यकों की संख्या पूछे, या फिर y बराबर x दे या x की संख्या और x के शून्यकों की संख्या पूछे। ठीक है, लेकिन उल्टा कर दे, x बराबर py, y की जगह तो x दे दिया और इधर px की जगह py दे दिया, फिर क्या करें? फिर यहाँ पर पूछेगा py के शून्यकों की संख्या बताओ। फिर हमें x अक्ष को नहीं देखना है, फिर हमें देखना है कि जो ग्राफ हमारे पास है वो ग्राफ y अक्ष को कितनी जगह पे टच कर रहा है, कितनी जगह पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है, कितनी जगह पे वो काट रहा है, वो उसके क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। अगर क्वेश्चन इस टाइप से बनता तो हम y अक्ष को देखते, इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाती, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती और इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं होती क्योंकि y को टच ही नहीं कर रहा है। इसमें अगर अपन बात करें तो शून्यकों की संख्या 1 और इसमें भी कितनी होती, 1 ही होती। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन बदल भी दें तो भी हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करा और उसी के साथ में हमने एक्सरसाइज 2.1 को भी कंप्लीट कर लिया है। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रखा है, उस एग्जाम्पल को आपको करना है। देखो कुछ भी नहीं है, एक्स एक्स को जितनी जगह पे टच करेगा वो उसके हल हो जाएंगे। अब उसको मुझे नहीं लगता कि कराने की ज़रूरत है, आप लोग खुद कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 जो हमारे पास 2 है उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर का ये चैप्टर हमारे पास आता है, यहाँ से बहुत कम चांसेस हैं कि क्वेश्चन बनता है, बनेगा भी तो 1 नंबर का। 3 नंबर का सवाल बनता है एक्सरसाइज 2.2 से। ये बेसिक चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी हमारी और 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी काम आती है, तो एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं, आगे 2 या 3 लेक्चर्स में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आने वाले 2 लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, तो उन लेक्चर्स को भी आप ध्यान से देखें। उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास घंटी बजेगी टिंग और आपके पास आएगा उसका नोटिफिकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है और वीडियो एंजॉय करके देखना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।